हम सीरिया के गृह युद्ध का विश्लेषण करेंगे, जहां 54 वर्षों के बाद सबसे बड़ा तख्ता पलट हुआ है। यह दुनिया की इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए आप सबके लिए इस खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत आवश्यक है। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता सकें कि सीरिया में क्या हुआ है, इस तख्ता पलट का मतलब पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए क्या है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही समाप्त होने का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि सीरिया में क्रांति आ गई है। लेकिन आज उन सब से हमारा सवाल यह है कि क्या इसे क्रांति कहना सही होगा। सीरिया में तख्ता पलट सेना ने नहीं किया है, यह तख्ता पलट आतंकवादियों और सरकार के विरोधी विद्रोही गुटों ने मिलकर किया है। अब सीरिया की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और उस पर 4 से 5 आतंकवादी संगठनों ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मध्य सीरिया के इलाकों पर आईएसआईएस का कब्जा है, पश्चिमी और दक्षिणी सीरिया पर हयात के आतंकवादियों का कब्जा है, पूर्वी सीरिया पर कुर्द के लड़ाकों का कब्जा है और उत्तरी सीरिया पर इस समय सुन्नी मुस्लिम संगठनों का कब्जा है। तो सीरिया जो पूरा की पूरा देश है वो किसी एक संगठन या सरकार के कब्जे में नहीं है। सीरिया अब घोषित रूप से आतंकवादियों की शरण में जा चुका है और पूरी दुनिया सिर्फ दूर बैठकर इसका तमाशा देख रही है। इस तख्ता पलट पर मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं। जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है वहां इसका जश्न मन रहा है और जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी शिया मुसलमानों की है वहां इस घटना पर सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सीरिया का यह गृह युद्ध असल में एक धर्म युद्ध है, जिसमें एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद थे जो शिया मुसलमान हैं और दूसरी तरफ विद्रोही और आतंकवादी गुट थे जो सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी और शिया मुसलमानों की इस लड़ाई में सीरिया पिछले 13 वर्षों तक गृह युद्ध की आग में लगातार जलता रहा और इस गृह युद्ध में या कह लीजिए कि इस धर्म युद्ध में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जरा ध्यान से सुन लीजिए, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां पर मारे जा चुके हैं। 54 लाख से ज्यादा मुसलमान विस्थापित हो चुके हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया की 90% आबादी भूखमरी का शिकार हो गई। लेकिन दुनिया में कभी इन मुसलमानों के मानव अधिकारों की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। इसका कारण सिर्फ यह था कि सीरिया में मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही थे, यानी मुसलमान ही आपस में लड़ रहे थे। सीरिया में 74% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और सिर्फ 13% आबादी शिया मुसलमानों की है। तो सीरिया के समाज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कोई और आपको आज बताएगा नहीं। सुन्नी मुसलमानों की शुरुआत से यह मांग थी कि बशर अल असद को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक सुन्नी बहुल देश में सुन्नी मुसलमान को ही सीरिया का राष्ट्रपति बनना चाहिए। और अब जब राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर रशिया जा चुके हैं और सीरिया में असद परिवार का शासन 54 वर्षों के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, तब सीरिया में जश्न भी मन रहा है और वहां बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया के तख्तापलट में एक समानता यह है कि यहां भी विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां रखे कीमती सामान को चुरा लिया। तो अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हाल के वर्षों में तख्ता पलट कई जगह हुआ है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में हुआ, विद्रोह हुआ, बांग्लादेश में अभी हाल ही में विद्रोह हुआ और अब सीरिया में विद्रोह हुआ है और तख्ता पलट हुआ है। इन सब जगह एक बात समान है, विद्रोही सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं या प्रधानमंत्री आवास में घुसते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, कीमती सामान को लूट कर ले जाते हैं। और इस बार भी लोग सीरिया के राष्ट्रपति भवन का फर्नीचर, वहां के पर्दे, लैंप्स, टेबल, जितना भी कीमती सामान था, यहां तक कि राष्ट्रपति बशर अल असद के कपड़ों को भी अपने साथ लूट कर ले गए। और ये तस्वीरें अब दुनिया के लिए असल में सामान्य हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इतने सारे देशों में हाल के वर्षों में यह सब कुछ होते हुए देखा है।
सीरिया के मीडिया का दावा है कि बशर अल असद के एक गैरेज से, जो गाड़ी जहां खड़ी करते हैं उस गैराज से 40 सुपर लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं और इन गाड़ियों की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। इनमें एक गाड़ी तो फरारी F50 सीरीज की है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 90% जनता जिस देश की भूखमरी से पीड़ित है, भूखी है, भूखमरी छाई हुई है चारों तरफ, वहां के राष्ट्रपति की गैरेज जरा देखिए और देखिए कि कितनी शानदार और दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां उनकी गैरेज में खड़ी हुई थी। देखिए, तो इन देशों के जो तानाशाह होते हैं, गरीब देशों में जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनकी सच्चाई ये होती है कि चाहे वहां सारी जनता भूखी मरती रहे, गरीबी की गर्त में चली जाए, लेकिन उनकी ऐशो आराम भरी जो जिंदगी है उसमें कोई कमी नहीं आती। सीरिया के लोग इतने वर्षों तक सुन्नी और शिया की लड़ाई लड़ते रहे, जबकि इस दौरान सीरिया में बशर अल असद और उनके परिवार की संपत्ति सारे रिकॉर्ड तोड़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई और यह सीरिया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचिए जरा एक बार, सीरिया की जीडीपी 75,000 करोड़ रुपए की है और बशर अल असद की संपत्ति ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की और उनके पास 2 लाख किलोग्राम सोना है और ऐसा दावा किया गया है कि यह सारा सोना राष्ट्रपति बशर अल असद अपने साथ मॉस्को ले गए। अब आप यह देखिए कि सीरिया में इतनी आसानी से यह तख्ता पलट हुआ कैसे और असद को भी यह पता नहीं चला कि कैसे एक दिन उनका सिंहासन हमेशा के लिए उनसे छीन लिया जाएगा। सीरिया के पास दुनिया की 60वीं सबसे बड़ी सेना है, 2 लाख सैनिकों की फौज है, 168 लड़ाकू विमान है, 27 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, 2700 टैंक्स हैं, 47 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और हजारों केमिकल बॉम्ब्स हैं जो एक बार में लेबनान जैसे पूरे देश में तबाही ला सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सीरिया की सेना विद्रोही गुटों से बड़ी आसानी से इस बार हार गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीरिया की सेना ने इस युद्ध में पहले ही एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था और ऐसा 2 कारणों से हुआ। पहला, विद्रोही गुटों के लड़ाकों की तरह सीरिया के ज्यादातर सैनिक भी सुन्नी मुसलमान थे, तो उधर से भी सुन्नी मुसलमान लड़ रहे थे और इधर से भी सुन्नी मुसलमान ही थे सीरिया की फौज में। और दूसरा, वो बशर अल असद की सरकार से नाराज थे क्योंकि सरकार इन सैनिकों को बहुत कम तनख्वाह दे रही थी और काफी लोगों की तनख्वाह तो बहुत समय से आई ही नहीं थी। इन सैनिकों को, यानी जो सीरिया के सेना के जो सैनिक हैं, इन्हें हर महीने सिर्फ 18 US डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में सिर्फ 1,500 रुपए की तनख्वाह मिल रही थी। अब सोचिए, 1,500 रुपए महीने की तनख्वाह के लिए ये सैनिक अपनी जान की कुर्बानी क्यों देते और उस राष्ट्रपति की सत्ता क्यों बचाते जिसके पास खुद 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इन्हीं कारणों से सीरिया की सेना ने इस बार विद्रोही गुटों की मदद की और जब यह बात राष्ट्रपति बशर अल असद को समझ में आई तो उन्होंने सीरिया को छोड़ने का फैसला लिया। और रशिया के मीडिया का यह दावा है कि बशर अल असद अगर सीरिया में रुकते तो वहां उनकी हत्या हो सकती थी, उनकी जान को खतरा हो सकता था और इसीलिए वो भागकर सबसे जो सेफ देश है उनके लिए वो है इस समय रशिया, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन असद के बहुत करीबी माने जाते हैं और उन्होंने मॉस्को में जाकर शरण ले ली। हालांकि इस तख्ता पलट के कुछ ही घंटों में आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शम ने सीरिया में सरकार का सारा कामकाज अपने कंट्रोल में ले लिया और सीरिया से विस्थापित हुए लोग अब वापस अपने देश वापस लौट रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं और जो लोग ऐसे थे जो भागकर सीरिया से बाहर चले गए थे अब वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। अब आप ये देखिए कि क्या इस तख्ता पलट के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद हो सकती है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई थी। इनमें पहला था रशिया, दूसरा ईरान, तीसरा हिजबुल्ला और चौथा स्तंभ था चीन। ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रपति बशर को बहुत मदद कर रही थी। चीन ने बशर अल असद को कभी खुलकर समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन रशिया के कारण चीन हमेशा से सीरिया के खेमे में रहा और इजराइल ने इसी खेमे को तोड़कर सीरिया में इस सरकार को गिरा दिया। यानी
यह रशिया की बहुत बड़ी हार है, यह हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी हार है, और यह चीन की भी हार है एक तरीके से। और उसने सबसे पहले, इजराइल ने हिजबुल्लाह को कमजोर किया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को उन्होंने मार दिया। लेबनान में पेजर्स के जरिए हमले किए। हिजबुल्लाह से सीरिया की सरकार को मिलने वाली सारी मदद पूरी तरह से रुक गई, और जो बची भी थी उसे इजराइल ने रोक दिया। तो पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह से जो मदद आ रही थी सीरिया और सीरिया की फौज को, वो मदद बंद हो गई, और यह हुआ इजराइल की वजह से। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से रशिया पहले ही अपनी सैन्य तैनाती को सीरिया में कम कर चुका था, इसलिए मोसाद ने इसका भी बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि रशिया की अब ऐसी स्थिति बची नहीं थी। रशिया की पूरी फौज इस समय यूक्रेन के साथ व्यस्त है। वो खुद इस समय एक जंग लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी जंग है और कई वर्षों से चल रही है। अब उनके पास ना तो इतने सैनिक बचे हैं, ना इतने हथियार बचे हैं कि वो सीरिया की भी रक्षा कर सके। इसलिए रशिया से भी मदद मिलनी बंद हो गई, और ईरान को भी इजराइल ने ऐसी स्थिति में बांध कर रख दिया कि वो बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और इस तरह सीरिया में 54 वर्षों के बाद इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये इराक में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा तख्ता पलट है। इजराइल से आज यह सीखा जा सकता है कि वो अपने किसी भी दुश्मन को कभी भूलता नहीं, और एक ना एक दिन आगे चलकर उनसे बदला जरूर लेता है। पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था, तब राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस हमले को अपना समर्थन दिया था, और आज इजराइल का वो बदला पूरा हो गया। बशर अल असद के डॉक्टर से डिक्टेटर बनने की कहानी बताते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। आज जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई फिल्मी कहानी है। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद वर्ष 1970 के तख्ता पलट के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी खून खराबा किया। वर्ष 1982 में उन्होंने आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ हुए संघर्ष में 20,000 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। हाफिज अल असद को उस जमाने का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था, और उनके बाद उनके बड़े बेटे बासिल अल असद को सीरिया का अगला राष्ट्रपति बनना था। लेकिन जनवरी 1994 में बड़े बेटे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई, और बहुत सारे लोग इस दुर्घटना को भी एक गहरी साजिश का हिस्सा मानते थे। बड़े बेटे की मौत के बाद हाफिज अल असद बहुत टूट गए, और उन्होंने यह फैसला किया कि अब उनका छोटा बेटा बशर अल असद उनका उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय उनका छोटा बेटा बशर अल असद लंदन में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, और एक आई सर्जन बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो बशर अल असद असल में एक डॉक्टर हैं, और वो भी आंखों के डॉक्टर हैं। आंखों के डॉक्टर थे, लंदन में रहते थे। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई उनकी दिलचस्पी थी। लंदन में अच्छी खासी जिंदगी उनकी चल रही थी, डॉक्टर बन चुके थे, और उन्हें सीरिया में राष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बड़े भाई की मौत के कारण उन्हें अपनी ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर सीरिया वापस आना पड़ा, और नियमों के मुताबिक वो सीरिया की सेना का हिस्सा बन गए, यानी उन्हें फौज में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1999 आते आते बशर अल असद सीरिया की सेना में कर्नल बन चुके थे, और बाद में वो अपने पिता के सलाहकार भी बने। यानी धीरे धीरे उन्हें ट्रेन किया गया। पहले उन्हें फौज में रखा गया, उनकी फौज की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उन्हें राजनीति सिखाई गई, और अपने पिता जो कि राष्ट्रपति थे उस समय, उनके वो सलाहकार बने। और फिर वर्ष 2000 में जब उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो असद 34 वर्ष की उम्र में सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रपति बन गए, और इसके लिए सीरिया के संविधान को भी बदलना पड़ा, क्योंकि सीरिया का संविधान इतने छोटे उम्र के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए उसमें प्रावधान नहीं था। उसे बदला गया, और उसमें यह प्रोविजन डाला गया कि 34 साल का कोई व्यक्ति भी अब राष्ट्रपति बन सकता है। बशर अल असद की सोच काफी प्रगतिशील थी, और वो सीरिया में बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते थे, और लाते भी, क्योंकि वो विदेश में पढ़े हुए थे, उनके विचार काफी आधुनिक थे, खुले हुए थे, और वो सीरिया को भी एक तरीके से आधुनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने सीरिया में इंटरनेट और कंप्यूटर के विस्तार के लिए एक योजना बनाई, जिसे वहां की सेना के विरोध के कारण
तब रोक दिया गया। यह पहला मौका था जहां बशर अल असद को यह एहसास हुआ कि उनके आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए सीरिया के लोग और सीरिया की व्यवस्था अभी तैयार नहीं है और वो ये होने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी कोशिशों को जारी रखा और वो सीरिया को गरीबी से निकालकर काफी आगे तक लेकर गए। वर्ष 2000 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब सीरिया की जीडीपी 1,60,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बशर अल असद अपनी अलग सोच और नीतियों से इस जीडीपी को 2011 में 5,60,000 करोड़ रुपए पर ले गए। यह वो समय था जब बशर अल असद की छवि एक डॉक्टर राष्ट्रपति की थी, यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले डॉक्टर है, जो विदेश में पला बड़ा है, जिसकी सोच बहुत आधुनिक है, जो आगे की सोचता है। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 में उनकी सरकार के खिलाफ उनके ही देश में विद्रोह शुरू हो गए और इस विद्रोह ने उन्हें एक भोले भाले डॉक्टर से डिक्टेटर बना दिया और उनके कारण सीरिया में 3 लाख लोग मारे गए और सीरिया की जीडीपी 5,60,000 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए की रह गई। जो बशर अल असद एक जमाने में खून देखकर डर जाया करते थे, उन्होंने ही सीरिया के विद्रोहियों और आम नागरिकों पर केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करवाया, जिनमें हजारों लोग मारे गए और सीरिया एक खंडर जैसा देश बन गया। लोग बशर अल असद को क्रूर कहने लगे, पत्थर दिल कहने लगे। बशर अल असद ने राष्ट्रपति बनने के बाद वर्ष 2000 में शादी की और उनकी पत्नी का नाम है अस्मा अल असद और अस्मा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि बशर अल असद कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी पत्नी की राय जरूर लेते हैं और मैं खुद बशर अल असद और उनके घर में उनसे जाकर मिल चुका हूं और आज मैं आपको कुछ अनुभव बताता हूं। वर्ष 2017 में जब सीरिया में ऐसा ही गृह युद्ध चल रहा था, ISIS ने एक बार फिर से तब हमला किया था, तब मैं सीरिया के इस युद्ध को कवर करने के लिए गया था और जब मैं दमास्कस पहुंचा तो हमने राष्ट्रपति असाद से संपर्क किया और हमने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। और राष्ट्रपति असाद से जब बात हुई और उन्हें पता चला कि भारत से कोई पत्रकार आया है उनसे मिलने के लिए, तो राष्ट्रपति असाद ने हमें अपने घर बुलाया और मैं आपको उनका एक छोटा सा एक जेस्चर बताता हूं। हमारे स्वागत के लिए उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर का दरवाजा खुद आपके लिए खोलूं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही हम उनके घर के बड़े से दरवाजे पर पहुंचे, वो दरवाजे के ठीक पीछे खड़े हुए थे, खुद दरवाजा खोलकर हमारा स्वागत करने के लिए। उसके बाद हम उनके साथ बैठे और जितने भी हमने उनके साथ बातचीत की, मेरा जो अपना निजी अनुभव रहा, स्वभाव में बहुत सौम्य थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी बातें करते थे। दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी उनके पास थी और वो सीरिया को बहुत आधुनिक बनाना चाहते थे, विकास की बातें करते थे, इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। लेकिन ऐसा लगा कि एक डॉक्टर जो लंदन में पढ़कर आया है, वो सीरिया की व्यवस्था के कारण अब बहुत मजबूर हो चुका है और उस डॉक्टर को हालात ने एक डिक्टेटर बना दिया है। और जो व्यक्ति इतनी सौम्यता से बात करता है, जो इतनी आपकी खातिरदारी कर रहा है, उस व्यक्ति के उस चेहरे के पीछे एक क्रूर चेहरा भी था और वो क्रूर चेहरा सिर्फ अपनी सत्ता को बचाना चाहता था, सिर्फ सीरिया की सिंहासन पर बने रहना चाहता था और उसके लिए वो कोई भी फैसला, कोई भी कठिन फैसला लेने के लिए तैयार थे। तो जब मैं वहां पर गया था, मैंने भी यह देखा कि उस समय भी 2017 में भी पूरा सीरिया बशर अल असद के कब्जे में नहीं था। सीरिया की अलग अलग पॉकेट्स थी जहां पर अलग अलग संगठनों ने अपने अपने कब्जे किए हुए थे। उस समय रशिया का पूरा समर्थन था बशर अल असद की सेना को और हम फ्रंट लाइन तक होकर आए और जब हम गए दमास्कस से आगे फ्रंट लाइन तक, यानी सीमाओं तक, तो बहुत बार ऐसी जगहें आई जहां बीच में से जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पर, उस क्षेत्र में सीरिया की सेना का कब्जा नहीं है, किसी और का कब्जा है। तो जब आप गए हैं तो हो सकता है उस इलाके में सीरिया की सेना का कब्जा है, लेकिन जब आप वहां से वापस आ रहे हैं तब तक किसी और का कब्जा हो चुका था। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमने वहां देखे और जब आसपास हम वहां पर घूमे तो हमने देखा कि पूरा जो देश है वो एक खंडर में तब्दील हो चुका है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि सिंहासन और समय का चक्र और समय
कभी एक जैसा नहीं रहता। ये समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। इस दुनिया में लोग जो सोचते हैं कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को ऐसे ही अमेरिका ने मार दिया था। लीबिया के तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी की भी विद्रोहियों ने बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और हाल ही में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब उन्हें रातों रात अपने महल को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इससे यह पता चलता है कि समय से बड़ा, समय से बलवान कोई नहीं हो सकता। चाहे कोई तानाशाह अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझता हो, चाहे उसे अपने बारे में कितनी भी गलतफहमी हो, चाहे वो 50-50 वर्षों से शासन कर रहा हो, लेकिन वक्त बदलते समय नहीं लगता। एक रात में सब कुछ बदल सकता है और असद के साथ भी यही हुआ। आज आपको आतंकवाद पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर भी एक नजर डालनी चाहिए। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो सीरिया के विद्रोही गुट हयात पर लगे प्रतिबंध को अब हटा सकता है। इसका मतलब यह कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चल रही है, पूरी दुनिया ने तालिबान को मान्यता दे दी है, जो कि एक जमाने में इतने कट्टर और क्रूर हुआ करते थे, जो आतंकवाद का दूसरा नाम हुआ करते थे। आज तालिबान से पूरी दुनिया बात करती है। आज तालिबान को सबने मान्यता दे दी है। ठीक वैसे ही सीरिया में अब आतंकवादी संगठन की सरकार का शासन होगा। अब वहां भी आतंकवादी ही शासन करेंगे और पूरी दुनिया इन्हीं आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाएगी, इनके साथ फोटो खिंचवाएगी और इन्हें बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, बैठकों में बुलाया भी जाएगा। सीरिया के ही कुछ और इलाकों में आईएसआईएस का कब्जा है और वहां वो अपनी सरकार चलाएगा। अब ये वही संगठन है जिसे पहले आईएसआई यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक कहा जाता था, लेकिन बाद में ये आईएसआईएस बना, जिससे अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कहा जाता है। और अब सीरिया में आईएसआईएस के भी अच्छे दिन आ गए। तो आप कल्पना कीजिए कि सीरिया के भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आतंकवादी गुटों की सरकारें होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो आईएसआईएस को इस स्थिति का फायदा नहीं उठाने देंगे, जबकि वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें सीरिया के युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता और अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। सीरिया में जो कुछ हुआ है उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सीरिया का यह गृह युद्ध असल में कैसे शुरू हुआ था? यह वर्ष 2010 की बात है, जब अरब के देशों में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की मांग के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तब सीरिया में भी एक छात्र ने एक दीवार पर स्प्रे करके यह लिख दिया था कि अब डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। डॉक्टर का यहां मतलब है, डॉक्टर का मतलब राष्ट्रपति बशर अल असद से था। तो एक छात्र ने दीवार पर लिख दिया कि डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। अलग अलग अरब देशों में कैसे जनता, आपको याद होगा अरब स्प्रिंग के समय में जनता विद्रोह कर रही थी और बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़कर उन्होंने फेंक दिया था। तो सीरिया के एक छात्र ने लिख दिया कि अगली बारी डॉक्टर की है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर असद। इसके बाद सीरिया की पुलिस ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया और इसे इतना टॉर्चर किया कि इसके हाथ और पैर के नाखून तक निकाल लिए। इस अत्याचार के खिलाफ सीरिया में विद्रोह की आग ऐसे भड़की कि पूरा सीरिया धीरे धीरे गृह युद्ध की आग में जलने लगा। धीरे धीरे और जो बड़े संख्या में छात्र थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद वहां के जो युवा हैं वो बाहर निकल आए और धीरे धीरे इसने एक बहुत बड़ी आग पकड़ ली और तब से लेकर अब तक 3 लाख लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। सीरिया से यह सबक मिलता है कि कई बार ऐसी छोटी घटनाएं किसी देश को एक बहुत बड़े गृह युद्ध की तरफ ले जा सकती हैं और फिर वो पूरा की पूरा देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन सीरिया में जो कुछ हुआ, पहले दिन जब छात्रों ने यह बगावत की थी और उसके बाद उस बगावत को जो हवा मिलती रही, उस हवा के पीछे सीरिया के दुश्मन देश थे। सीरिया में बहुत सारे ऐसे देश थे, बाहरी ताकतें थी जो लगातार सक्रिय थी और वो इन सारे लोगों को मदद करते रहे, इन्हें भड़काते रहे, इन्हें पैसा भेजते रहे और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जो असद के खिलाफ हुआ और आखिरकार असद को आज अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसलिए जो बाहरी ताकतों की बात होती है कि बाहरी ताकतें ऐसी होती हैं वो आज नहीं तो कल किसी देश को हिला देती हैं,
वो उस देश में बहुत बड़े बदलाव लेकर आती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सीरिया जो है वो उसका आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे लोग कहते हैं बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ है उसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी बाहरी ताकतें हैं, जो शेख हसीना को चाहती थी कि यह सत्ता से बाहर हो जाए। अब हम आपको आज का सबसे चर्चित वीडियो दिखाएंगे और यह वीडियो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद के परिसर में एक बड़े अनोखे और नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का फेस मास्क लगाकर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने उनका एक इंटरव्यू भी किया और पूछा कि गौतम अडानी का प्रधानमंत्री मोदी से यह खास रिश्ता कब से है। एक व्यक्ति को उन्होंने गौतम अडानी का फेस मास्क लगाकर अपने सामने खड़ा कर दिया और फिर उसका इंटरव्यू लिया और फिर उसका वीडियो बनाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। मोदी और अडानी भाई भाई राहुल जी पिक्चर क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी पोस्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। क्या कर रहे हो? मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। मोबाइल प्लीज नीचे, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे करके आज हाँ भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। देखते हैं आप आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते का भाई कौन है भैया? हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, पूरा कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा, माइक थोड़ा नीचे कर लो यार लगा दीजिए माइक। फ्यूचर आपका माइक नीचे कर लो थोड़ा ना। हमारा पूरा हम क्या करें? अच्छा करेंगे, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल, थोड़ा टेंशन में ये जो वीडियो है भले ही आपको बड़ा मनोरंजक लग रहा हो, भले ही इसमें आपको कॉमेडी दिख रही हो, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ना बने, उन्होंने राजनीति को बड़ा दिलचस्प बना दिया है, मनोरंजक बना दिया है और राजनीति में वो एंटरटेनमेंट लेकर आ गए हैं, कॉमेडी लेकर आ गए हैं। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। वो संसद को नहीं चलने दे रहे, संसद में कामकाज नहीं होने दे रहे, लेकिन संसद के बाहर खड़े होकर एक कॉमेडी शो की तरह एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के जरिए वो एंटरटेनमेंट तो बहुत दे रहे हैं, कॉमेडी तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन राजनीति का जो स्तर है उसे उन्होंने थोड़ा गिरा दिया है। आम जनता को हो सकता है बड़ा ये एंटरटेनिंग लगेगा, आपको इसमें हंसी भी आएगी, आपको इसमें मनोरंजन भी दिखाई देगा, लेकिन साथ ही आप ये भी देखिए कि अगर राहुल गांधी आगे चलकर कभी प्रधानमंत्री बने तो भी क्या वो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे? उनकी ये राजनीति मनोरंजक बहुत है, आपको हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी, आपका मनोरंजन भी करेगी। कई बार ऐसा लगता है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बल्कि एक यूट्यूबर को देख रहे हैं या एक रील बनाने वाले युवा को देख रहे हैं या एक टिकटॉकर को देख रहे हैं जो सिर्फ एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहता है, जो सिर्फ ये चाहता है कि वो अच्छा कंटेंट बनाए, अच्छा वीडियो बनाए और उसके ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। अब व्यूज तो आ जाएंगे लेकिन वोट आएंगे या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच एक बड़ा खास रिश्ता है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि सोनिया गांधी का कनेक्शन अमेरिका के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से है। तो बीजेपी कह रही है कि सोनिया और सोरोस एक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी और अडानी एक है और जनता बाहर बैठकर हैरानी से देख रही है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। आज हमने इन दावों का फैक्ट चेक किया और बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनसे सोनिया गांधी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े जरूर होते हैं। बीजेपी का आरोप है कि जो संस्था कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कहती है उस संस्था में सोनिया गांधी को सह अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। इस संस्था का नाम है द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। इस संस्था में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट हैं
और इस संस्था को जॉर्ज सोरोस की सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। और यह बात भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि हमने इस संस्था की वेबसाइट पर जाकर यह चेक किया और इस पर यह दोनों ही बातें लिखी हैं जो बीजेपी ने आरोप लगाया है। इस पर यह भी लिखा है कि इसे सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग मिली है और इस पर यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी इस संस्था की को प्रेसिडेंट हैं। यह बात भी सही है कि जिस संस्था की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, वो संस्था कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती। तो सोनिया गांधी को असल में अगर ये बातें पता हैं तो उन्हें ऐसी किसी संस्था में काम ही नहीं करना चाहिए, को प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहिए जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ना माने। सोनिया गांधी इतने वरिष्ठ पद पर हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, विपक्ष की नेता रही हैं। तो सोनिया गांधी को चाहे सोरोस का एंगल बनता है या ना नहीं बनता है, लेकिन कोई ऐसी संस्था, दुनिया की कोई भी संस्था हो जो ये कहे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसमें भारत का कोई भी नेता या नागरिक उसका सदस्य या उसका को प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। सोनिया गांधी संस्था की सह अध्यक्ष इसलिए हैं क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का कनेक्शन भी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से बताया जाता है। हालांकि हमें अभी इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं और हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये आरोप लगते हैं। दूसरा, बीजेपी राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठा रही है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने इलीगल फंडिंग को रोकने के लिए जॉर्ज सोरोस के एक एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था, यानी उस पर नजर रख रहे थे। सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति इसी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट रहा है और यह वही व्यक्ति है जो 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल हुआ था, उनके साथ दिखाई दिया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर खुद यह बताया है कि सलील शेट्टी पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था में सेक्रेटरी जनरल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल वही संस्था है जिस पर हमारे देश में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कार्रवाई हो चुकी है और वर्ष 2020 में इस संस्था ने भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति भारत को तोड़ना चाहता है, उसके एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ राहुल गांधी अपनी यात्रा में भारत को आखिर कैसे जोड़ रहे थे। यानी नाम तो रखा है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उसमें शामिल हो रहे हैं भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाले लोग। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो गौतम अडानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है जो जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रिश्तों का आरोप लगा रही है। और सोनिया गांधी पर यह आरोप तब लग रहे हैं जब आज उनका 78वां जन्मदिन भी है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, जो लीडर ऑफ द हाउस बोले, उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम किए और देश के लिए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आजादी के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है, कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे। तो देखिए, संसद में कोई कामकाज होता नहीं, नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और जनता दूर बैठकर देखती रहती है, एक बार इधर देखती है, एक बार उधर देखती है और फिर सारा दिन शायद ये सोचती रहती है कि किसके आरोप सही हैं और किसके आरोप गलत। विशेषण उन लोगों के लिए है जो विवादित मस्जिदों पर दावा करने के लिए हिंदू धर्म का अक्सर मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जब से ये मस्जिदों के नीचे
मंदिरों के होने की बात कही जा रही है और हिंदू पक्ष लगातार अदालतों में जा रहा है, तो बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं लोग। और कोई सबूत मांगता है, कोई कहता है कि ये बहुत सांप्रदायिक बात है, कोई कहता है कि देश का माहौल बहुत खराब हो गया है। ये विश्लेषण जो आज हम करने वाले हैं, ये महाराष्ट्र के उसी लातूर के बारे में है जहां 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ समय खरोसा की गुफाओं के पास बिताया था। और इस स्थान पर आज भी भगवान श्री राम और सीता जी का स्मरण किया जाता है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड इसी लातूर जिले के पूरे गांव की 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा कर रहा है। इस गांव का नाम है तालेगांव और यहां के 103 किसानों को वक्फ ट्राइब्यूनल ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में लिखा है कि इन सभी किसानों को वक्फ की अदालत में पेश होना होगा और वहां पेश होकर यह साबित करना होगा कि इस 300 एकड़ जमीन का मालिकाना हक उनके पास है, वो इसके असली मालिक हैं, वरना इस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार माना जाएगा। हमारी टीम जब मुंबई से लातूर के इस गांव में पहुंची तो हमारी मुलाकात हुई तुकाराम से। तुकाराम के पास इस गांव में 5 एकड़ जमीन है जिस पर 4 पीढ़ियों से उनका परिवार खेती कर रहा है। यह जमीन वर्ष 1874 में भी उन्हीं के परिवार के पास थी, लेकिन अब उन्हें डर है कि वक्फ बोर्ड उनसे उनकी जमीन को छीन लेगा। यह कितनी अजीब सी विडंबना है कि इस देश में विवादित मस्जिदों के बचाव के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया जो उनकी 15 अगस्त 2047 से पहले की यथास्थिति को सुनिश्चित करता है। लेकिन 1947 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं बना जो अपनी 150 वर्ष पुरानी जमीन को वक्फ बोर्ड से सुरक्षित रख सके। यानी मस्जिदों को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड से लोग अपनी जमीन को कैसे बचाएं, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। आज ये सारे लोग हमारी सरकारों से ये पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीनों पर ऐसे कैसे दावा कर सकता है। हमारी टीम ने इस मामले से जुड़े सभी सरकारी दस्तावेजों को देखा है, परखा है, और वो ये बताते हैं कि इस गांव में जितने भी मकान, खेत और दूसरे ढांचे हैं, उनके नीचे कोई मस्जिद, कब्रिस्तान और मजार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस जमीन के मालिकाना हक को अब वक्फ की अदालत में चुनौती दी गई है। जब हिंदू पक्ष सबूतों के साथ मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ऐसे तो बुर्ज खलीफा के नीचे भी बुर्जा देवी का मंदिर निकल आएगा, या पेरिस में आईफिल टावर के नीचे भी इफिला देवी का मंदिर निकल आएगा, जाइए उस पर भी अपना दावा कर दीजिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर ना तो कोई सवाल उठता है, ना कोई मजाक उड़ाता है, ना कोई उनसे सबूत मांगता है। जबकि वक्फ बोर्ड ने इसी तरह के दावे करके अपनी संपत्तियों को अब तक 18 गुना बढ़ा लिया है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। वर्ष 1950 में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो 52,000 एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, और अब 9,40,000 एकड़ जमीन उनके पास हो चुकी है। सोचिए, भारत का क्षेत्रफल तो उतना के उतना ही है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्फ बोर्ड को यह सारे अधिकार भारत के संविधान से नहीं मिले, यह अधिकार उसे कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दिए। कांग्रेस ने ही यूपीए की सरकार में यह कानून बनाया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उसे इसके लिए कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, कोई सबूत लाने की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ एक नोटिस भेजकर इस मामले को वक्फ की अदालत में ले जा सकता है और फिर जिसके खिलाफ यह नोटिस होगा उसे साबित करना होगा कि यह जमीन उसकी है। और हमारे देश में अभी यही हो रहा है। विरोधाभास यह है कि जो विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर इतनी राजनीति करते हैं वो इस मुद्दे पर चुप है, जबकि इस मामले में 103 किसान परिवारों की 300 एकड़ जमीन दांव पर लगी है। और ये किसान कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड ने उनसे उनकी जमीनें छीनी तो वो अपनी जान दे देंगे। लातूर जिले के तलेगांव के किसानों को वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस भेजा गया है।
लगभग 103 किसानों को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड की ओर से ये दावा किया गया है कि ये जो जमीन है वो उनकी है। कि 1 से 3 किसानों को नोटिस आई वाली है। तो वो नोटिस है कि वह हम अभी तक तुमको खाने को जमीन दिए थे, अभी हमारे को वापस जमीन दो बोल के उन्होंने दावा दाखिल करे वक्फ बोर्ड में। अब ये नोटिस आने के बाद हम हमारे कायदेशीर वकील को हमें दिखाया, उन्होंने बोले भाई ये कायदेशीर दावा करे वाला है, तुमको कायदेशीर लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा। और इस वास्ते मग हम क्या करें, पूरे लोगों को पैसे नहीं, कई लोगों के पैसे भी नहीं दे दिए अभी। कि मृत्यु के बाद इंसान का सारा सामान दान कर दिया जाता है, लेकिन उसका कमाया हुआ सारा धन आपस में बांट लिया जाता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर